नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर अलका शर्मा, एमडीएस ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। हेलो। और आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं ओरल हाइजीन को लेकर, लेकिन उससे पहले कब ना बात करें, टबैको डे पर हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम लोगों में से कहीं ना कहीं, अगर 50% की भी बात करूं, तो कहीं ना किसी चीज के एडिक्टेड हैं हम। चाहे फिर वो हमारी डेली हैबिट हो सकती है, किसी फोन या गैजेट को लेकर हो सकती है, और उसी तरह से कुछ लोगों में है तंबाकू को लेकर ये हैबिट। सो बहुत सारी बातें आज हम जानने वाले हैं इस टॉक शो में। मैम, ये चर्चा आज हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई एज अ डॉक्टर? जैसा कि सबका ही रहता है कि पेरेंट्स सबसे सबसे पहले सबकी लाइफ में उनके पेरेंट्स ही आते हैं। तो मेरी लाइफ में भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है स्टडीज़ को लेके। मतलब उनका बचपन से ही ख्वाब था कि ये तो डॉक्टर ही बनेगी। तो वही ख्वाब पूरा करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और उन्होंने मतलब पूरा फुल सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जी। तो इट्स ऑल अबाउट माई पेरेंट्स। सो मैम, अब बात करूं टबाको की, तो एक ऐसा, मतलब अगर हम कहें बहुत सारे लोग इससे एडिक्टेड हैं, ऐसे में बिल्कुल। तंबाकू अगर कोई छोड़ना चाहे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लें जी। और मन में ये ठान लें कि नहीं, मुझे अब लेनी ही नहीं है। आपको कुछ दिन इश्यू होंगे, लाइक आपको चक्कर आएँगे, आपको कुछ कुछ लोगों को होता है, अरे हमें मोशन नहीं आ रहा है, कुछ कुछ दिन तक ही होगा। अगर आप उसको उस लेवल को पार कर लें ना, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं इसको। आप अगर अपनी फैमिली की तरफ देखेंगे, क्योंकि आप हर दिन ये ज़हर ले रहे हैं। आप जब उन्हें देखेंगे कि यार मैं अपनी लाइफ़ क्यों कम कर रहा हूँ, मुझे अपनी फैमिली को देखनी है, कल को मेरी वाइफ़, बच्चों को देखनी है, तो ऑब्वियसली आप छोड़ पाएँगे। डेफिनेटली। जब फैमिली सपोर्ट करेगी और आप भी अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो बिल्कुल छोड़ पाएँगे आप क्या इसको। इसके लिए कोई दवाइयाँ आती हैं छोड़ने बिल्कुल की? आती है, जैसे घरेलू नुस्खे, इलायची वगैरह लौंग ले लो, अपने आप को बिज़ी रख लो, कुछ एक्टिविटी में अपने आप को कन्वे कर लो, तो आपको उस तरफ ध्यान ही ना जाए। फिर जब सबसे ऊपर इनसे भी नहीं हो रहा, तो निकोटिन थेरेपी आती है। आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, लाइक उनके पैचेज़ आते हैं, आप यहाँ अपनी स्किन में लगवा सकते हैं। ओरल फैलेंजेस भी आते हैं, आप ओरली उसको ले सकते हैं निकोटिन को। तो ये अपन कुछ टाइम तक देंगे, फिर इसको टेपरिंग करेंगे, ताकि एडिक्शन धीरे-धीरे रुके। जी। फिर टेपरिंग करते-करते आप इसको छोड़ सकते हैं। एक और बात मैं जानना चाहूंगी, एडिक्शन, क्योंकि एक लंबे टाइम तक आप किसी भी चीज को करते हैं ना, चाहे फिर वो आप किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी भी चीज को लेकर, जब आप एडिक्टेड हो जाते हो तो एक लॉन्ग टर्म में हो जाता है। हुँ। तो इस आदत को कम से कम आपके करियर में जानना चाहूंगी, आपने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने मैक्सिमम कितना टाइम लिया टबैको छोड़ने में, और मिनिमम कितना टाइम लिया? देखो, जैसे इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर आता है। जी। लाइक कई लोग तो अपने फैमिली को देख के भी छोड़ देते हैं। जब उनका प्यार देखते हैं, वो लोग उदास, उनको उनको उदास देखते हैं कि यार मेरी वज़ह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरी बेटी को अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी वाइफ़ की आज आँख में आँसू आ गए, मुझे तम्बाकू देखते हुए। तो ऑब्वियसली आपका मन करेगा और आप उसे छोड़ने चाहेंगे। हाँ, ऑब्वियसली टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन यू हैव टू फेस इट। आपका सपोर्ट होना चाहिए फैमिली का, और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल छोड़ पाएँगे। लगता है 3-4 महीने, 6 महीने तो मैं कहूँगी बिल्कुल लगता जी। है ना? लेकिन तो धीरे-धीरे छूट जाती है। जी, तो आपके विल पावर का खेल है ये पूरा। आप अपने आप को जितना मेंटली इमोशनली स्ट्रांग करेंगे, देखेंगे कि आप उतनी जल्दी आपके अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे। और जिस दिन आप छोड़ देंगे ना, सच में आपको खुद ही इतना अच्छा लगेगा कि यार कितनी बुरी चीज़ थी और अच्छा हुआ मैं इससे फ्री हो गया। जी। कितनी बुरी चीज़ ने मुझे पकड़ रखा था आज तक। बिल्कुल। तो आपको टाइम लगता है, लेकिन धीरे-धीरे अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं और आगे चलते चले जाते हैं ना, थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, तो देखेंगे ये जो एडिक्शन है ना, वो भी आपको पीछे, मतलब आप उसे पीछे छोड़ देंगे। और यकीनन जब आप किसी ऐसे एडिक्शन को छोड़ते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में ऐसी जो कर सकते हैं, जो कभी आपको मुश्किल लगती थी। सो मैम, इसी के साथ एक और बात मैं जानूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, श्योर। क्योंकि भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई है वो कितनी खूबसूरती से बनाई है, कितने सॉफ्ट होते हैं हमारी म्यूकोज़ा वगैरह, और उसने जब हमें इंसान का रूप बनाया, तो हमें क्यों गंदा करना है इसको? क्यों हमारे फेफड़ों को खुद से ही इतना बेकार करना है कि कल को अगर हम लोग जाएँ इस दुनिया से, तो इतनी बुरी मौत लेके जाएँ? व्हाई वी हैव टू डू दिस ना? तो इसको बिल्कुल प्योर रखो, क्लीन रखो एकदम। हमारी बॉडी है यार, हमें ही रखना पड़ेगा। तो क्यों हमें इतनी गंदी चीज़ों से इसको भरना है? एक साफ-सुथरी चीज़ें इतनी प्रकृति ने बनाई है, फ्रूट्स बनाए हैं, इसकी जगह इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई हैं, आप उन्हें लो। इतना नेचुरली रखोगे ना, जितना प्योर आपका मन उतना ही शुद्ध रहेगा, इतना ही अच्छा पॉजिटिविटी में लगेगा। आपको बिल्कुल डिप्रेशन होगा, कभी कुछ लोग कहते हैं अरे हमें तो डिप्रेशन है, हमें तो ये इसकी वज़ह से हम ले लेते हैं। अरे क्यों है? कुछ दिन होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, वॉक करो सुबह, मेडिटेशन करो, योगा करो। इन सब चीज़ों को लेने से अच्छा वो सब करो, तो अपनी बॉडी को जितना क्लीन रखेंगे ना, जैसा खाएँगे ना अन्न, वैसा होगा तन, वैसा ही होगा मन। जितना इसे प्योर रखोगे, आपको उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी। आप
जैसा मैं आज आपको मोटिवेट करूँ, आप दूसरों को मोटिवेट करने लगेंगे कल को कि इसको बिल्कुल स्टॉप करो। बिल्कुल, बस थोड़ी-सी विल पावर और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बदलता हुआ देखेंगे। डिप्रेशन वाली बात मैम आपने कही, इफ कोई सफ़र करता है, अगर कोई छोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो डिप्रेशन जैसी चीज़ को फेस करता है, तो उसे क्या-क्या ऐसे स्टेप हैं जो लेनी चाहिए प्रिकॉशन के तौर पे कि उसके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो? देखो, डिप्रेशन में सबसे पहले इंसान ये करता है कि वो अपने आप को बंद कर लेता है। इसमें बंद नहीं करना। अगर आपको ज़रा-सा ही फ़ील हो रहा है कि आप बैठे-बैठे रोए जा रहे हैं या आपको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है, तो शेयर करो सबसे पहले। अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जो भी कोई है उससे शेयर करो। अपनी प्रॉब्लम जब तक आप तो सामने वाले को नहीं बताएँगे तो वो सॉल्व नहीं होगी। जितना आप शेयर करेंगे, लोगों के साथ उठना-बैठना शुरू कर देंगे, बस अकेलापन नहीं रखना चाहिए डिप्रेशन में। जितना आप शेयर करेंगे, लोगों के साथ उठेंगे-बैठेंगे, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाएँगे जहाँ ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन में आके स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप शेयर करो अपनी प्रॉब्लम, सामने वाला सपोर्ट करेगा, आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी यार, आपके पेरेंट्स को बताओ आप ये सब चीज़ें। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब उन्हें लगता है हमारा बच्चा परेशान है, तो वो फुली सपोर्टिव भी होते हैं उसी टाइम। तो आप शेयर करो, लेकिन इन सब चीज़ों का एडिक्शन मत लगाओ। बिल्कुल। और एडिक्शन हर चीज़ का बुरा है तो सोचिए समझिए क्योंकि एक छोटी-सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी को बहुत बड़ी तरीके से चेंज कर सकती है। सो मैम इसी के साथ मैं बात करूँ ओरल हाइजीन की, अगर हम देखें दाँतों की सफाई, तो बहुत सारे लोगों को अभी तक कन्फ्यूज़न है, इवन जो अपने 25-30 साल के हैं वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि सही तरीके का यही नहीं पता है आपको कि ब्रश कैसे करना होता है। तो दाँतों की सफाई का सही तरीका क्या है और दिन में कितनी बार आइडियली ब्रश करना चाहिए? देखो, ब्रशिंग आइडियली 2 टाइम्स करना चाहिए। एक, जब सो के उठते हैं सबसे पहले ब्रशिंग करनी चाहिए, और सोने से पहले जब आपका पूरा खाना-पीना हो गया है, उसके बाद आप नहीं खाने वाले हैं, तो आप लास्ट टाइम एक रात को ब्रश करके सोना है। उसके बाद ब्रशिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मेनली हॉरिज़ॉन्टली ब्रश चलाते हैं, है ना? जी। वर्टिकली ब्रश चलाते हैं, लेकिन हमें सर्कुलर मोशन में लेने हैं। 3-3 दाँतों का आप ग्रुप बनाओ। पीछे से लो, आगे तक 3-3 दाँतों का हमने ग्रुप बनाया। पहले 3 दाँतों को साफ किया, फिर अगले 3 पे आए, फिर अगले 3 पे आए। फिर हमें ब्रश कैसे चलानी है, हमें अंदर और बाहर, बकली और पैलेटली एंड लिंगुअली, हर दाँत को हर सरफेस से क्लीन करना है। 2 दाँतों के बीच का गैप में भी हमें क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ फूड एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, वो छूट जाता है खाना और टाइम मिल जाता है डेंटल डिके के लिए। तो हर सरफेस को क्लीन करना है, वर्टिकली, हॉरिज़ॉन्टली, सर्कुलर, तीनों मोशंस में। और सबसे बड़ी बात, एब्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी है, सॉफ्टली हाथ चलाना है। ये दाँत ही हैं, एनेमल के हैं, कोई मार्बल का नहीं है जो घिसे जा रहे हैं। तो बहुत सॉफ्टली वाला ब्रश लो और बहुत सॉफ्टली हाथों से ब्रशिंग करनी चाहिए। जी। सो मैं माउथ वॉश और डेंटल फ्लॉस की बात करूं, इनका यूज कैसे करना चाहिए और कितना बेनिफिशियल होता है इनका यूज करना? देखो, कई माउथ वॉशेस में ये लिखा होता है यू हैव टू डाइल्यूट इट विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड कई माउथ वॉश अब ऐसे आ गए हैं कि यू हैव टू डायरेक्टली टेक इट। तो हमें एक वन जो उसका कैप आता है वो होल्ड करना है, 10 ml हमें अच्छे से मुंह में डालना है, 30 सेकेंड्स तक हमें अच्छे से झाग बनाना है उसको, देन वी हैव टू स्पिट आउट। ओके। और रही बात हमें डेंटल फ्लॉस की, तो जब दांतों में गैप होता है ना, जो उसमें वो डाल के हमें अच्छे से प्रॉपर क्लीन करना है, ताकि हमारी इंटरडेंटल सरफेस भी एकदम क्लीन हो जाए, उसमें कोई फूड लॉजमेंट रहे ही ना। जी। तो उसके बाद हमें माउथ वॉश करना चाहिए, आपकी ओरल हाइजीन। और सबसे बड़ी बात है, एक बैड ब्रेथ का बहुत ज्यादा वो रहता है, तो अपनी टंग अच्छे से क्लीन करनी है दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम टंग क्लीन करनी है। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज करना है और दोनों टाइम ब्रशिंग करनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। आप ये सब करके देखें, आपको बिल्कुल बैड ब्रेथ की हालत नहीं रहेगी और आपकी ओरल हाइजीन भी बहुत अच्छी रहेगी। और हेल्दी खाना खाना है। जी मैम, कैविटी की बात करूं, बहुत सारे लोग परेशान हैं अलग अलग एज ग्रुप्स के। इवन अगर हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखें उनको भी कैविटी हो जाती है, और अगर हम 50 से प्लस लोगों को भी देखें तो भी वो कहीं ना कहीं कैविटी से परेशान होते हैं। ऐसे में कैविटी को रोका कैसे जाए? कैविटीज को प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। और आजकल मैं देख रही हूँ यूथ ज्यादा ही कोल्ड ड्रिंक पी रही है। ये एसिडिक चीजें आप जितना ज्यादा लेंगे ना, दांत उतने ही पोरस होंगे। सबसे बड़ा मीठा, जितना ज्यादा बच्चे चॉकलेट्स खाएंगे, बड़े भी मीठा खा के रात को ब्रश नहीं करते हैं, मीठा दूध पी के सो जाते हैं, तो ऑब्वियसली जब आपकी ओरल कैविटी में मीठा रह जाएगा, तो बैक्टीरियाज को तो पूरी रात मिल गई ना डिके करने के लिए, और प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तो वो तो एक्यूमुलेट रह गया दांतों के बीच। तो वही इतना सा एक छोटा सा दांत खाने का टुकड़ा भी अगर रह गया, तो वहीं वो डेंटल डिके शुरू हो जाता है, अगर क्लीनिंग नहीं हुई प्रॉपर। जी। तो मीठा कम करना है, हेल्दी खाना है, ये कोल्ड ड्रिंक सारा कुछ रिड्यूस करना है अपनी लाइफ से, और उसके बाद अच्छी ओरल हाइजीन रखनी है, बिल्कुल दांत हेल्दी रहेंगे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं सेंसिटिविटी की, जो बहुत सारे लोगों को आती है, और कोई भी एज, मुझे लगता है एज फैक्टर तो मैटर ही नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं जो इससे सफर कर रहे हैं। क्या सेंसिटिविटी
ठीक हो सकती है परमानेंटली? बिल्कुल हो सकती है। सेंसिटिविटी जो होती है, वो बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो कई लोगों में जैसे बड़े लोग होते हैं जो 60-70, उनको पेट की दिक्कत ज़्यादा होती है। तो एक गर्ड होता है जिसमें एसिड रिफ्लेक्स आता है हमारे ईसोफेगस से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है सेंसिटिविटी। हम एब्रेसिव ब्रशिंग करें, घिसे जा रहे हैं, लाइक मेडिकेटेड टूथपेस्ट ले लेते हैं। लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कई टूथपेस्ट फाइन नहीं होते, उनमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब ऐसे पार्टिकल्स हम दाँत से इसकी सरफेस से घिसेंगे तो ऑब्वियसली दाँत हमारे शेड ऑफ होंगे, हमारी ऊपर की एनामल की लेयर शेड ऑफ होगी। तो ये भी एक कारण है सेंसिटिविटी का, ज़्यादा देर घिसना, एसिडिक प्रोडक्ट्स ज़्यादातर लेना, तो ये दाँत को क्या है पोरस बनाते हैं। तो जी। सेंसिटिविटी बिल्कुल जाएगी। आप 1-2 महीने मेडिकेटेड टूथपेस्ट करें, और सबसे बड़ी बात, आजकल लोग खुद से ही सेंसोडाइन वगैरह लेके लॉन्ग लाइफ यूज़ करे जा रहे हैं। मेडिकेटेड टूथपेस्ट आपको केवल 1 आध महीना या 2 महीना यूज़ करना है, उसके बाद आप अपना नॉर्मल कोलगेट व्हाइट कलर वाले पे आ जाएँ। मेडिकेटेड टूथपेस्ट लें, और आजकल माउथ वॉश आ रहे हैं लाइक वेंटेज, हाँ, वेंटेज टूथपेस्ट कर लें, शाइनम है, ये टूथपेस्ट यूज़ कर लें। माउथ वॉश अगर सेंसिटिव अगर बहुत सीवियर है तो वेंटेज एक्वा माउथ वॉश कर लें, और हल्की-फुल्की तो अपना क्लोएक्स, क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 1-2 महीने तक, उसको बस छोड़ो, सेंसिटिविटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी 1-2 महीने में, अपना नॉर्मल कोलगेट पे आओ। जी। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब खुद डॉक्टर नहीं बनना है और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना है और डेफ़िनिटली अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए अफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो आप एक लंबे समय से परेशान होने से बेहतर है, थोड़े समय के लिए अपने डॉक्टर के पास जाकर उस चीज़ को लेकर कंसल्ट कर लें। सो मैम, इसी के साथ एक और बात करूँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हुँ। ये कब होता है, मतलब ये कब करवाना चाहिए और होता क्यों है? जैसे हमारा डेंटल डिके हो गया, जी। मतलब दांत में कीड़ा लग गया, अगर लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ, तो हमारे दांत में 3 लेयर्स होती हैं। इनेमल जो व्हाइट कलर जो अब दिखता है हम सबको, उसके ही नीचे होता है डेंटिन, और उसी के नीचे होता है पल्प। जब डेंटल डिके इनेमल और डेंटिन तक पहुंचे तो हम फिलिंग कर सकते हैं, सिंपल मसाला भरना, रेस्टोरेशन। लेकिन जब ये डेंटल डिके हम कई दिनों तक ध्यान नहीं दे रहे, कीड़ा गड्ढा हुआ हुआ रखा है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं दे रहे, डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहे हैं, हमारे डेंटिस्ट के पास, और वो पहुंच गया पल्प तक, तो हमें दर्द शुरू हो जाता है बहुत भयंकर। और जब दांत में दर्द शुरू हो जाए और ठंडा गर्म लगने लगे, उसके बाद एक ही ट्रीटमेंट है, आरसीटी। फिर फिलिंग का कोई चांस नहीं है। इसीलिए रेगुलर विजिट्स पे अपने डेंटिस्ट को चेकअप कराएं। अगर कोई कैविटी शुरू हो रही है तो वहीं की वहीं उसकी फिलिंग कराएं। अगर आप उसे नहीं कराएंगे तो वो सीधा कन्वर्ट आरसीटी में हो जाएगा, क्योंकि डेंटल डिके अब पल्प तक पहुंच चुका है। पल्प तक पहुंच गया तो हमें पूरी नीचे तक क्लीनिंग करनी पड़ेगी, पल्प चैम्बर में पूरी फिलिंग करनी पड़ेगी, ऊपर फिलिंग और कैपिंग जाएगी। आइडियली मैं बोलूँ, अगर डेंटिस्ट पे जाने का कितने समय में हमें डॉक्टर के पास जाना हर चाहिए? 6 महीने डेंटिस्ट में एक फॉलो अप तो लेना ही चाहिए, और क्लीनिंग हर 6 महीने में करानी ही चाहिए आइडियली। अच्छा। मैम, इसी के साथ एक और बात मैं जानूँ, बहुत सारे लोग अभी ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं, अलाइनर का भी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और जब भी ब्रेसेस वाली बात आती है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है उनकी जो रूट है वो कमज़ोर हो जाएगी, फ्यूचर में वो उतनी स्ट्रॉन्गली कुछ भी नहीं खा पाएँगे। जैसे कोई हार्ड, हम एप्पल की बात करें या कोई और फ्रूट की बात करें जो हार्ड होता है, उन सारी चीज़ों का इंटेक नहीं कर पाएँगे। तो ये कितना सच है, कितना नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, वो हमारा सारा बोन लेवल पे डिपेंड करता है। जी। बाई चांस ही किसी की बोन बहुत वीक होती है, वो ऑर्थो कराता है तो उसको ये सब प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मली अगर हेल्दी बोन है और हेल्दी गम्स है, वो अगर ऑर्थो कराते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, जिस दौरान ट्रीटमेंट चल रहा है उस वक्त हम जरूर बोलते हैं कि थोड़े प्रिकॉशंस रखना, स्टिकी फूड अवॉइड, क्योंकि वो वायर में लग जाता जी। है ना, और हमारे ब्रेसेस भी कभी भी टूट जाते हैं बीच बीच में, तो उस टाइम हम अवॉइड करते हैं स्टिकी फूड वगैरह। अपना लिक्विड ही डाइट लो, जितना भी ले सकते हैं, और 1 साल बाद जब वो रिमूव होता है तो जो मर्जी हो खाओ। हाँ, रिलैप्स होता है तो रिटेनर भी यूज़ करना चाहिए। और बाकी अलाइनर्स और ब्रेसेस में ये अंतर होता है कि अलाइनर्स हमारे ये होता है कि वो हमारे हाथ में होते हैं, हम कभी भी उन्हें निकाल के रख सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। तो वो क्या होता है कि हम लोग उसमें प्रॉपर मूवमेंट्स अच्छे से नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमारे हाथ में, हम कभी भी लगाना भूल गए या रख दिया उसको। क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि वो बुरे होते हैं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन हमारा जो बेस्ट होता है, हम किसी डेंटिस्ट पे कराएं और रेगुलर विजिट्स लें और ब्रेसेस लगे हैं, तो वो उनके हाथ में होता है, वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड किए हुए हैं और वो जल्दी रिजल्ट दे देंगे एज कम्पेयर टू अलाइनर्स। जी। सो मैम, इसी के साथ एक और बात, जैसे अभी तो हमने इन चीज़ों की बात की, मैं बात करूँ एक ओरल आइडियल ओरल हेल्थ केयर क्या होती है और क्या होनी चाहिए? ओरल हेल्थ केयर ये होनी चाहिए कि हमारी पहली बात तो पूरी म्यूकोजा एकदम सॉफ्ट हेल्दी होनी चाहिए, वहाँ कोई अल्सर, नोड्यूल, लिम्फ नोड, कोई भी क्रैक, ये सब नहीं होना चाहिए हमारी बकल म्यूकोजा में। मोस्टली टोबैको जो लेते हैं उनकी बकल म्यूकोजा बहुत पुअर होती है, उनकी गालों में बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, मिर्च मसाला नहीं खा पाते हैं वो लोग। जी।
मुंह खोलने की बारी आती है तो 2 उँगली जाती है या 1 उँगली, आइडियली 3 उँगली हमारी ओरल कैविटी में। ये आप घर पे भी अपना टेस्ट कर सकते हो। जो लोग तम्बाकू या बीड़ी-वीड़ी जो भी ले रहे हो, घर में ही देख सकते हैं आप कि हमारी कैंसर की कहीं शुरुआत तो नहीं हो रही। अगर 3 उँगलियाँ मुँह में जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 उँगली, मुँह कम खुल रहा है, मिर्च मसाला लग रहा है, बक्कल म्यूकोज़ा के कलर चेंज हो रहे हैं, तो फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को एक बार चेकअप कराओ। जी। ठीक है? तो ओरल हाइजीन में सबसे पहले हमारी बक्कल म्यूकोज़ा एकदम हेल्दी होनी चाहिए, ना कोई रेड इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, ना कोई व्हाइट होनी चाहिए। एकदम नॉर्मल उसका पेल पिंक कलर होना चाहिए। फिर आती है हमारी दाँतों की बारी, तो दाँत एकदम हेल्दी होने चाहिए, गम्स पूरे ऊपर तक होने चाहिए, रिसेशन नहीं होना चाहिए, रूट्स नहीं दिखनी चाहिए। ठंडा-गरम जैसे लग रहा है तो उसे फ़ौरन दिखाओ। मेडिकेटेड टूथपेस्ट से वो ठीक हो सकता है 1 आध महीने में। दाँत की सरफेस एकदम क्लीन होना चाहिए चारों तरफ से। कई बार क्या होता है, आगे क्लीन कर लेते हैं, अंदर कैलकुलस जम रहा होता है अंदर की सरफेस पे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अपनी मिरर में अच्छे से चेक करो। खासकर बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि उनकी मम्मी और पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा जाओ खुद ब्रश कराओ। बच्चों को क्या पता है कौन सा ब्रश कहाँ चलाना है, किस सरफेस पे। मैं हर मम्मी को ये एडवाइस करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने बच्चे की ब्रशिंग खुद खड़े रह के उसको सिखाएँ और करवाएँ। अकेले उसको बाथरूम में नहीं भेजना है कि जाओ आप ही करके आओ। वो सबसे बड़ा कारण है डेंटल डिके का आज, क्योंकि बच्चे ढंग से ब्रश करते नहीं है। जो उन्हें मिलता है चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं और डिके हो जाता है। आजकल देखा जा रहा है छोटी उम्र में ही बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मम्मी पापा को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा दोनों टाइम ब्रश करे, चॉकलेट्स इंटेक कम करे और मम्मियाँ खुद अपने बच्चों का ब्रश अच्छे से करवाएं। जी। ठीक है, पूरी सरफेस क्लीन होना चाहिए, टंग हमारी प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, बक्कल म्यूकोज़ा, लेबियल म्यूकोज़ा ये पूरा प्रॉपर कलर्ड में अच्छी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, तो ये ओरल हाइजीन अच्छी है। जी। सो मैम एक और बात, जैसे कोई तंबाकू या फिर स्मोकिंग करता है तो उसका हमारी गम्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है? जब इतना कोर्स पार्टिकल इतनी सॉफ्ट म्यूकोज़ा पे रगड़ेगा 24 घंटे, 1 नहीं, 2 नहीं, 15-15 पुड़िया लोग खा रहे हैं, तो बताओ क्या हालत होगी उस सॉफ्ट म्यूकोज़ा की। वो तो बिल्कुल एकदम बर्न ही हो जाएगी, जल ही जाएगी। पूरे दाँतों में, गम्स में उसके स्टेन, रफनेस पूरी इन्फ्लेम्ड करके रख देते हैं वो लोग तो। जी। तो इतनी सॉफ्ट म्यूकोज़ा को अरे ध्यान रखो यार, तुम्हारा ही शरीर है, क्यों इसको इतना बेकार करना है। जी। तो ये सब बंद करना चाहिए और इतनी कोर्स म्यूकोज़ा पे इतना नहीं छिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये छिलेगा तो अंदर के सेल्स उसको रिएक्टिव हो जाएंगे, रिएक्शन करेंगे। इसी की वजह से तो बक्कल म्यूकोज़ा में इतने चेंजेस हो जाते हैं, पूरी ब्लैक हो जाती है, किसी किसी के घाव बन जाते हैं, कोने कोने में जाके सड़न सी होने लगती है, इन्फ्लेमेशन, गड्ढे बन जाते हैं, जैसे टोबैको पाउच केराटोसिस, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ओएसएमएफ, इतनी सारी बीमारियां हैं। ये बीमारियां प्री कैंसरस लीजन और कंडीशन, कैंसर से होने से पहले जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम प्री कैंसरस लीजन और कंडीशन कहते हैं। इनमें इनका डेफिनेशन ये है कि मॉर्फोलॉजिकली ऑल्टर्ड टिश्यू, मतलब दिखावे में जो बदलाव हो गए अब सेल्स में। कैंसर नहीं बना है उन सेल्स में, लेकिन वो बदल चुके हैं। अगर अब आपने नहीं छोड़ी तो वो सेल्स कन्वर्ट होने ही वाले हैं कैंसर में। इसलिए ये सब चीजें आप अपने घर पे अपने मिरर में खुद ही देखें, क्योंकि ओरल कैविटी आपके शरीर का आईना है। ये अगर क्लीन नहीं है ना, तो समझ लो पूरा बॉडी भी क्लीन नहीं है। डेफिनेटली। और आपकी बॉडी आपको खुद सिम्टम्स बताती है कि कहाँ आप किस तरह से प्रॉब्लम में, छोटी छोटी चीजें जो हमें देखनी है। सो मैम आज हमने आपसे ढेर सारी बातें की, ढेर सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हेल्दी रहो, पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा जरूरी है। पीस ऑफ माइंड में रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। कोई इतना लोड लेने की किसी भी बात की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। हर एक समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है, और कोई भी प्रॉब्लम लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं आती, वो अपना टाइम लेके आती है, वो चली ही जाएगी एक ना एक दिन। तो उस आगे वाली टेंशन के लिए अपना आज खराब मत करो प्लीज़। घर की टेंशन घर में ही छोड़ के जाओ, बाहर की टेंशन बाहर छोड़ के आओ जो घर में एंटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फैमिली का साथ, वो तो होना ही चाहिए। अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, उन्हें खुश रखो तो आप भी खुश रहेंगे। इतना मैं कहना चाहूँगी। और पीस ऑफ माइंड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड को खुश रखो तो आप खुद भी खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। जी। और परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, बस जरूरत है आपको थोड़ी सी हिम्मत, थोड़े से पेशेंस की, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति से निकाल के ले जाती हैं। और स्पेशली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी तंबाकू की, अगर आप इंटेक करते हो और आपको लगता है कि आप इसको छोड़ने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, 2 पल रुकिए, ठहरिए, अपनों से बात कीजिए और इन छोटी छोटी चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज आपका एक छोटा सा स्टेप आपकी आने वाली लाइफ चेंज कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I would love to. सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज शाइन सी।